हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट। चैप्टर है हमारा 4 और जो 9th क्लास का रहेगा। तो हम जो आज डिस्कस करेंगे क्लाइमेट के बारे में, और जो आज हम डिस्कस करने का जो हमारा तरीका रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। कैसे हम चीजों को 3D में देखने की कोशिश करेंगे, विजुलाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि 3D में इस तरीके से हम चीजों को, यानी कि हमारे फिगर्स को देखने की कोशिश करेंगे कि मॉनसून क्या है, क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है। इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और बाद में ये पीडीएफ भी प्रोवाइड मैं करा दूंगा आपको। तो प्लीज एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते रहना और समझते रहना। तो बीच में लेक्चर नहीं छोड़ेंगे आप, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है लेक्चर, लेकिन इसको लेने के बाद में आपको क्लाइमेट के बारे में इतने अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपको किसी चीज में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो प्लीज एक एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से ध्यान से समझते रहना। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट क्या है? तो इसमें हम दो तीन चीजों को देखेंगे। इसमें तीन की पॉइंट है, एक क्लाइमेट, एक वेदर, एक मॉनसून। तो इन चीजों को अगर आपने बेहतर तरीके से सीख लिया, समझ लिया, तो बाकी जो चैप्टर रहा है उसमें दो पॉइंट और पढ़ेंगे, एक प्रेशर, एक टेम्परेचर। प्रेशर, टेम्परेचर और विंड के बारे में थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसान लगने लग जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट क्या है भाई। क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस साथ में लेके चलते हैं दोनों पॉइंट को, कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है। तो इन दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो आसान लगने लग जाएगा। क्लाइमेट मतलब एक लॉन्ग पीरियड में जो एक जैसा मौसम रहता है, मतलब ये एक मौसम ही है, ये एक वेदर के वेरिएशंस हैं। मतलब जो क्लाइमेट है वो वेदर का ही वेरिएशंस है, उसके वेदर के टाइप्स हैं। कैसे? ये बहुत सारे टाइप से हो सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक एक सा मौसम रहता है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे एग्जांपल में, रेफर टू द सम ऑफ टोटल ऑफ वेदर्स कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मोर देन 30 इयर्स। बहुत लंबे समय से सेम मौसम रहता है वहां पर क्लाइमेट। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। जैसे मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो देखा जाए तो वो चेंज भी होता रहता है, और बेसिकली वो गर्म ही रहता है। लेकिन जैसे राजस्थान का लेता हूं मैं, तो राजस्थान में मोस्टली जो क्लाइमेट रहता है वो गर्म रहता है ना। वहां का क्लाइमेट एक अलग ही है। लेकिन उसके अपोजिट में जाता हूं कश्मीर। जब मैं कश्मीर पहुंचता हूं तो वहां का जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कैसा? वहां पे भाई स्नोफॉल होता रहता है, बारिश वगैरह, और क्या बर्फ गिरती रहती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है किसी राजस्थान से। तो राजस्थान का क्लाइमेट अलग है और कश्मीर का अलग है। तो ये एक लॉन्ग टाइम से एक सा क्लाइमेट रहता है। लेकिन वेदर की क्या बात है? तो वेदर क्या होता है भाई? वेदर वो होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मैंने फोन किया कि मम्मी आज जो है ना यहाँ पर दिल्ली में बड़ी गर्मी हो रही है, तो आज आज की बात कर रहा हूं मैं। जब मैं आज की बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर वेदर हो जाता है। मैं कहूंगा कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है, या आज भाई बारिश हो रही है ना। आज भी कुछ कुछ अच्छा ही हो रहा है ना, अच्छी सी हवा चल रही है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो ये एक मौसम है जो चेंज होता रहेगा, दिन में भी कई बार चेंज हो सकता है, लेकिन वेदर चेंज होता रहेगा, लेकिन क्लाइमेट लॉन्ग टाइम पीरियड में रहेगा, यानी कि बहुत लंबे समय तक रहेगा। उसके साथ में हम चलते हैं मॉनसून। तो मॉनसून के बारे में हम समझेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखो क्या है, ये थोड़ा सा मैंने इमेज डाली है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंट है। जैसे वेदर की बात करें तो यहाँ पर ये एक क्लाइमेट का इमेज है कि भाई ये एक अलग क्लाइमेट का इमेज है, ये एक अलग क्लाइमेट का इमेज है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर जो है ये अलग ही, जैसे राजस्थान में देखते हैं आपकी भी सूखा होता है, एक अलग ही टाइप के पेड़ मिलते हैं वहां पर, जो ट्रेस मिलते हैं वो लंबे पतले सूखे छोटी छोटी मिलते हैं। लेकिन वहां के अपोजिट में हम कहा जाते हैं, यूपी में आ जाते हैं, हरियाली हरियाली मिलती है ना, बड़े बड़े दरख्त मिलते हैं। तो ये डिफरेंट हो जाता है ना। तो क्लाइमेट की वजह से ये थोड़ा सा अलग अलग दिखने लग जाती हैं चीजें। कश्मीर में जाओगे कि भी अलग ही तरीके का वहां पे जो पेड़ मिलेंगे वो कुछ अलग ही मिलेंगे, लेकिन उसके अपोजिट कहीं और चले जाते हैं, हिमाचल में चले जाते हैं तो वहां पे भी कश्मीर, लेकिन इसके अपोजिट यहाँ वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं, राजस्थान में चले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाई देती हैं। तो ये क्लाइमेट की वजह से होती है, ना कि मौसम की वजह से। मौसम डेली वाइज चेंज होता है, डेली चेंज होता है, हर घंटे में भी चेंज हो सकता है। ओके, तो उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मॉनसून की बात करते हैं। मॉनसून क्या है? इट रेफर टू द सीजनल, यानी कि ये सीजनल ही आती है, जैसे विंड्स आती हैं। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों को लगता है, या कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि भाई जो बारिश होती है वो उसको उसको मानसून बोलते हैं। नो, मॉनसून का मतलब होता है
कि जो विंड्स हैं, जो हवाएं हैं, वो जो मॉइस्चर वगैरह लेके आती हैं, वो किस तरीके से लेके आ रही हैं, किस सीजन में लेके आ रही हैं, तो उसको बोलते हैं मॉनसून। एक पर्टिकुलर एरिया का एक पर्टिकुलर टाइम होता है मॉनसून होने का। तो ये थोड़ा सा हम समझने की, बाकी इसको जो और डिटेल में हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बता दूं, जो सीजनल है वो रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर, मतलब एक साल में जो एक टाइम पीरियड होता है उसमें जो विंड्स की डायरेक्शन होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मॉनसून कहते हैं। देयर आर रीजनल वेरिएशंस, वो जो एरिया के हिसाब से अलग अलग वेरिएशंस होती हैं इन द क्लाइमेट कंडीशन विद इन द कंट्री, देश के अंदर वो क्लाइमेट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और मोस्टली जो डिपेंड करती है टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन पे डिपेंड करती हैं। ये प्रिसिपिटेशन क्या होती है भाई, एक बारिश यानी कि बूंदे वगैरह होना, रेन वगैरह ही है प्रिसिपिटेशन। जो इसमें रेन को जो यूज किया गया वो प्रिसिपिटेशन के ही नाम से यूज किया गया। तो आगे देखते हैं। तो हमें तीन जो हमारे की पॉइंट हैं वो थोड़े से क्लियर हुए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से अभी मॉनसून में दिखा देता हूँ विंड्स किस तरीके से भाई हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमती रहती है। एक सैटेलाइट से फोटो लिया गया है, जो ये देखो, ये एक मॉनसून है। तो मॉनसून में किस तरीके से विंड्स आती हैं, वो टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगह में अलग अलग डायरेक्शन के साथ चलती हैं। तो ये कुछ मॉनसून का एक बस ऐसे ही है, 3D में फिगर है, 3D में शेप है, तो उसको छोड़ देते हैं। अभी आगे जो देखने वाले हैं, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी चैप्टर स्टार्ट होगा। क्लाइमेट की में जो अगर मॉनसून की बात करें, इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं हम। जो ये ड्राइव किया गया है मॉनसून, वो मौसम वर्ड से किया गया है। मौसम मतलब एक अरबिक वर्ड का है मौसम, अरबिक से मौसम से ही क्या बनाया गया है, मॉनसून बनाया गया है। यानी कि जो अरबिक में इसको मौसम बोलते हैं और जो अभी जो बोला जाता है मॉनसून बोला जाता है। तो ये एशिया में, अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में क्लाइमेट से दो ही तरीके का देखने को मिलता है, एक तो साउथ क्लाइमेट होता है, एक साउथ ईस्ट मिलता है ना। बाकी अब यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर को, लेकिन इससे पहले मैं आपको दो टर्म और समझा दूं। उसको समझने के बाद आप इस चैप्टर को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बात समझ लो, क्लियर पूरा चैप्टर। देखो कैसे, देखो प्रेशर, एक टेम्परेचर, इन दो चीजों को समझते हैं। प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर का, या टेम्परेचर जो होता है प्रेशर का, वो होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इनवर्सली रेसिप्रोकल, ठीक है, इस तरीके से ले लेते हैं। मतलब जो प्रेशर जितना हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर उतना कम होगा। यानी कि जहां पर जितना ज्यादा प्रेशर होगा, टेम्परेचर वहां कम होगा। मतलब क्या है, देखो अगर हम कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ी एरिया में चले जाते हैं, तो पहाड़ी एरिया में क्या होता है, अभी वहां पर टेम्परेचर कम होता है, तो जो एयर का प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है वहां पर। लेकिन आप किसी वार्म एरिया में चले जाते हैं, जैसे राजस्थान में चले जाते हैं, तो राजस्थान में जो प्रेशर होता है वो कम होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर विंड का प्रेशर कम होगा। मतलब देखो एक एक की पॉइंट समझ लो, बस क्लियर सब कुछ। प्रेशर, मान लो यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम है, मान लो ठंडा इलाका है ये, तो यहाँ पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर में है। तो क्या होता है, और यहाँ पे आ जाते हैं हम जहां पर प्रेशर कम है, मतलब जो एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप काफी है और ये प्रेशर कम है, टेम्परेचर यहाँ बहुत ज्यादा होगा। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा लेकिन यहाँ टेम्परेचर कम होगा, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो क्या होता है, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है ना, वहां से एयर कम प्रेशर वाली साइड में चलने लग जाती है। मतलब यहां से प्रेशर ज्यादा, अरे भाई सीधी सी बात है, जहां प्रेशर कम होगा वो कम प्रेशर वाली साइड में जाएगा ना। जैसे हम सिलेंडर की बात करें, गैस की बात करें, तो गैस में आप देखते हो जब आप उसकी नोजल को दबाते हो तो वहां से गैस निकलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के अंदर, जो सिलेंडर के अंदर, वो प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन जब एयर बाहर के क्लाइमेट में आते हैं, बाहर के वेदर में आते हैं, तो वहां पर जो प्रेशर हो जाता है कम हो जाता है, इसलिए वो सिलेंडर से बाहर निकलने लग जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसकी नोजल लगाने से कि बाहर से अंदर जाने लग जाएगी गैस। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, प्रेशर कम है। तो प्रेशर जहां ज्यादा होता है वहां से कम प्रेशर की तरफ विंड चलने लग जाती है। तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से विंड की जो डायरेक्शन है वो कम प्रेशर की तरफ होने लग जाएगी, मतलब ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम करने से प्रेशर बढ़ेगा, और विंड जो चलेगी कम, जहां पर कम प्रेशर होगा वहां से उस डायरेक्शन में आएगी, मतलब ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली साइड में आएगी। तो बस इतनी सी चीजों को समझना है, ये क्लियर, सब क्लियर, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो वहां से ज्यादा प्रेशर वाली साइड से जो एयर आने लग जाएगी, वो ज्यादा प्रेशर वाली साइड से कम प्रेशर वाली साइड में आने लग जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो क्या होता है, यहां पर ये है कोई पहाड़ी एरिया, मतलब यहां पर कोई, मान लो ये यहां पर है माउंटेन्स वगैरह,
ओके, ये नीचे है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मान लो ये टेम्परेचर क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो क्या होती है, यहाँ से प्रेशर, यहाँ तो हवा, यहाँ से की जो एयर होगी, विंड होगी, वो ठंडी होगी, तो वो ठंडी एयर कम प्रेशर की तरफ को आने लग जाती है, यानी कि जो एयर आएगी वो कम प्रेशर के नीचे की ओर आएगी, तो वहां से ठंडी एयर नीचे की ओर जाएगी, और यहाँ से जो गर्म एयर है वो ऊपर की ओर निकल जाएगी, मतलब इस साइड में चलने लग जाएगी। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, बाकी सब कुछ क्लियर है। अब अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो समझ लो ये चैप्टर क्लियर। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत आसान लगने वाले हैं आपको, अगर ये समझ में आती है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी चीजों को समझ लेते हैं कि जो वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स हैं, किन की वजह से वेदर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, या इन पे जो इफेक्ट पड़ता है वो कैसे पड़ता है। टेम्परेचर, यार टेम्परेचर से तो इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा वेदर। भाई आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर। आज बहुत कम गर्मी है, टेम्परेचर। दैट्स द रीजन, टेम्परेचर ही तो रीजन है, गर्मी और किसका, ठंड का। दैट्स द क्लियर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई ये भी तो है ना कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा है, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी प्रेशर की बात की हमने कि ज्यादा प्रेशर होगा तो कैसा होगा कि भाई ठंडा एरिया होगा, कम प्रेशर होगा तो क्या होगा, गर्म एरिया होगा। भाई प्रेशर डिपेंड करेगा क्लाइमेट पे, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा तीसरा ले लें, विंड। विंड भी मैटर करेगी भाई। विंड की डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में विंड जाती है उस डायरेक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब प्रेशर कम होता है। अरे जो विंड चलेगी वो कौन सी डायरेक्शन में चलेगी, कम प्रेशर वाली साइड में चलेगी, तो विंड डिपेंड करेगा किस पर, वेदर और क्लाइमेट पर। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, जो नमी होगी, अभी भाई अब जो विंड है कितना मॉइस्चर लेके आती है, कितनी ह्यूमिडिटी है, तो ये भी तो डिपेंड करेगा किस पर, वेदर पर, कि भाई वहां का जो ह्यूमिडिटी है, मतलब वहां जो नमी रहती है बहुत ज्यादा रहती है, तो डिपेंड करेगा ये किस पर, क्लाइमेट पे। भाई वहां का क्लाइमेट इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां पर नमी है। अरे वहां का जो अर्थ है, या कह सकते हैं कि वहां की जो जमीन है, लैंड है, वहां बहुत नमी रहती है, तो वहां का क्लाइमेट इसलिए डिफरेंट है, आप कह सकते हो। फिर तीसरे जो पांचवा पार्ट है हमारा वो है प्रिसिपिटेशन, मतलब जो रेन होती है, रेनी रेनी रेनी, ये जो रेन होता है, यानी कि ये भी डिपेंड करता है किस पर, वेदर और क्लाइमेट पे। बाकी आगे कुछ और इसके इफेक्ट पड़ते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल्स, क्लाइमेट जो कंट्रोल है किस चीज से होता है, सिंपल, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब जो अर्थ है, अर्थ पे जो लैटिट्यूड है किस तरीके से, ये जो बने हुए हैं भाई, ये जो लैटिट्यूड बने हुए हैं, इक्वेटर है, ठीक है। और जो अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ऊंचाई के हिसाब से देखेंगे। और प्रेशर विंड सिस्टम देखेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम सी, और सी से कितनी डिस्टेंस पर रहते हो, अगर सी से ज्यादा डिस्टेंस पर रहते हो तो क्लाइमेट क्या होगा, भाई चेंज बहुत ज्यादा हो रहा होगा, या तो एक्सट्रीम हॉट हो रहा होगा, एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा होगा। ये हम चीजों को, ये हमने जो ये 5 चीजें ही चैप्टर में पढ़ती हैं, बाकी कुछ नहीं है। और रिलीफ फीचर्स और हमारे ओशियन करंट्स, ये बस 4-5 चीजें, जो 6 चीजें हमारे 6 पॉइंट्स है हमारे, ये पढ़ने हैं। कई बार ये भी आ जाता है अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कि भाई जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसको करने वाले 6 पॉइंट्स बताइए, तो यही है लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स और रिलीफ फीचर्स। तो ये आपने याद रखने हैं, और इन 6 के 6 को हम बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं हम पहला लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड, वाओ सिंपल, दैट सिंपल। लैटिट्यूड मतलब क्या है, देखो क्या है, जो अर्थ है इस पर इस तरीके से लाइंस होती हैं, है ना, ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो वो लॉन्गिट्यूड ये हो जाएंगे लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को हम जो पढ़ने वाले हैं वो लैटिट्यूड पढ़ने वाले हैं। तो लैटिट्यूड में जो सबसे बीच में आती है, जहां ये मान लो सूरज है, ये मैंने 6 क्लास से उठा करके रखा है एनसीईआरटी से, तो ये थोड़ा सिंपल और अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने ये रख दिया। तो जो यहाँ पर सन है, सन की रेज जब सीधी आती है, बिल्कुल सीधी आती है, तो ये क्या होती है, इक्वेटर से सीधी निकलती है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है भाई बड़ा ज्यादा होता है इक्वेटर पे। बाकी देखो यहाँ से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी ये इसकी, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होता चला जाता है, तो यहाँ पर आके बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है। ये इधर इधर आते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो इसके किसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है आपका इक्वेटर, इस एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो ये हमारा लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, टेम्परेचर इज डिक्रीज फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड। तो बस ठीक है, जब आप किधर जाते हो डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, आप लॉन्गिट्यूड मतलब जो हायर लैटिट्यूड है उससे आप स्मॉल लैटिट्यूड की तरफ जाते हो या लोअर लैटिट्यूड की तरफ जाते हो, इस साइड में जाते हो तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है।
इतनी सिंपल सी बात है इसमें, लेकिन 3-4 चीजों को हमें समझना पड़ेगा। जोन, एरिया, कौन सी चीज को क्या कहते हैं। देखो यहाँ जो इक्वेटर के दोनों साइड में, इधर भी और इधर भी, कहां तक, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया के बीच से निकल के जाती है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये इन दोनों के बीच में जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो जोन है, इसको बोलते हैं टोरिड। क्या बोलते हैं इसको? टोरिड जोन, इतने को दोनों साइड में। अब ऊपर जाते हैं किसके, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आएगा, मतलब आगे चल के आएगा। इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की आगे चल कर आएगा, किसके बीच में, इस लाइन को बोलते हैं हम आर्टिक सर्कल, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, इसको अंटार्कटिक सर्कल। इसके बीच का ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं टेम्परेट, और जब लास्ट में आ जाता है इसको बोलते हैं फ्रीजिड। तो ये फ्रीजिड, ये बहुत ठंडा एरिया होता है, ये बहुत ज्यादा ठंडा एरिया होता है, लेकिन ये टेम्परेट का मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, और ये भी मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, किसमें, टोरिड में। तो ये चीजें थोड़ा सा समझने की थी, और क्लियर भी हो गई उम्मीद है। आगे चलते हैं, हम इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा और। देखो जैसे आपने अभी समझा, ये क्या थी, ये वाली लाइन इक्वेटर थी, सॉरी यहां से देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन, ये लाइन, एक बार मैं कलर चेंज करके अभी समझाने की कोशिश करता हूं। ये वाली जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होती है, इंडिया से निकल करके जाती है, ये वाली, ये लाइन, ये वाली लाइन। तो ये कैसे निकल के जाती है, यहां से देखो, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये देखो, ये है गुजरात है, यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर, और ये जो झारखंड है, उड़ीसा है, ये सारे स्टेट से निकलती हुई जाती है। तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, यहां से इसके जो नीचे का एरिया है बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पर होगा इक्वेटर, नीचे इक्वेटर वैसे यहाँ पे आता है, तो ये उसके बीच में आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो एरिया हो जाता है बहुत ज्यादा गर्म एरिया हो जाता है, और आपने देखा भी होगा अभी साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ट्रॉपिक, इसको जो बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ये जो जोन है, जो कहाँ से है, ये इक्वेटर है आपका, इक्वेटर, ये इक्वेटर, और जो इंडिया है वो यहाँ पे आ जाता है इस एरिया में। तो ये कहाँ से 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री नीचे, यानी कि जो नॉर्थ, इधर साउथ में और इधर नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। तो 23.5 नॉर्थ में क्या हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये जो रेड जोन है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान से समझते रहना। ट्रॉपिकल जोन होता है ये, और ये जो होता है आपका सब ट्रॉपिकल जोन होता है, ये वाला जो ग्रीन है ये सब ट्रॉपिकल, और ये होता है पोलर जोन, यानी कि सबसे ठंडा जोन ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सनलाइट है वो बहुत कम जाती है। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, ट्रॉपिकल जोन याद रखना, क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। बस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जहां पर जो इक्वेटर के आसपास, देखो सन यहाँ से होता है, यहाँ से जो सीधी सीधी आती है ये होता है इक्वेटर, इस साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस साइड में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉपिकल जोन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से मुझे लगता है कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट में इसको हाइड कर देता हूँ कैमरे को। अब फिर से बताता हूँ, ये होता है सब ट्रॉपिकल एरिया, ये भी सब ट्रॉपिकल जोन है नहीं, और यहाँ पर ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। तो आगे अब आते हैं अल्टीट्यूड, मतलब हाइट के हिसाब से। हाइट का, जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि जितनी हाइट बढ़ती चली जाती है टेम्परेचर उतना कम होता चला जाता है, और प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने से प्रेशर बढ़ता है। अभी हमने समझा, जैसे कि अभी मैं देख लेता हूं कि भाई बिल्कुल नीचे की बात करें तो टेम्परेचर मान लो यहाँ पर है, ये जो है हाई टेम्परेचर, यानी कि 30 मीटर पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा। फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर लो होता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये एल्टीट्यूड, तो इससे चेंज होता है। हाई एल्टीट्यूड जितनी तो लो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाई एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड, बट अच्छा ठीक है, 2। तो यहाँ से मैं समझा, सिर्फ इतनी बात समझनी है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर कम होगा, क्या प्रेशर बढ़ेगा, बस इतनी हो जाएगी। आगे देख लेते हैं हम इसको, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। इसको प्रेशर और विंड अभी समझा हमने। प्रेशर बढ़ने से विंड क्या होती है, जिधर प्रेशर, अभी इसको समझाता हूँ। देखो, प्रेशर एंड विंड इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। ये जो डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं कि भी जो प्रेशर है उसका जो इन्फ्लुएंस रहता है वो टेम्परेचर पे रहता है और रेनफॉल पे भी रहता है, रेनफॉल पैटर्न जो होता है। यानी कि लो प्रेशर जो एयर मॉइस्चर होती हैं, जो मॉइस्चर होती है वो राइजेस होती है अप, मतलब ऊपर की ओर, हॉट एयर होती है जहां पर। देखो इसको मैंने समझा चुका हूं, वैसे इसमें कुछ बचा नहीं है बाकी। देखो यहाँ क्या है, यहाँ से क्या एयर जो चलती है वो ऊपर की ओर निकलती है यहाँ, क्योंकि देखो यहाँ इस एरिया में जो इक्वेटर वाला एरिया है इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है, टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर होता है तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है, और प्रेशर कम होता है तो यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ये वाली जो एयर्स है
तो ये वाली इधर आने लग जाती हैं, ये इस तरीके से ये एयर इधर आती है ये वाली। तो ये जो आ रही है वो इसकी तरफ इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है और टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अभी इसके बारे में भी हम समझेंगे। ये जो है नॉर्थ है, साउथ है, जो 30 डिग्री। जैसे अभी फिर से, अब मुझे लगता नहीं मुझे बार बार ये चीज बताने की जरूरत है, क्योंकि जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा टेम्परेचर कम होगा, और जो ज्यादा प्रेशर वाली जो विंड है, मतलब जो विंड है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करेगी, जो रन करेगी वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ को करेगी। तो ये क्लियर हो गया होगा। और आगे देखते हैं, ये जो है इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बस बड़े ध्यान से समझते रहना। जो क्लाइमेट, हालांकि अभी हमारे 2 ही पॉइंट हुए हैं, जो एक हमारा लैटिट्यूड हुआ है और एक अल्टीट्यूड हुआ है, अभी बाकी रहे हैं हमारे। और हाँ, तीसरा पॉइंट भी हो गया हमारा, प्रेशर एंड विंड्स। अभी 3 बचे हैं, लेकिन इससे पहले इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। इनके द क्लाइमेट एंड एसोसिएट वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्नड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि हमारी जो इंडिया के अंदर जो वेदर कंडीशंस, वेदर की स्थिति है वो किसकी कैसे चेंज हो रही है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से। इन सारी चीजों को देखते हैं। देखो कैसे क्लाइमेट चेंज होता है इंडिया के अंदर, क्या रिलेशन रखता है वेदर क्लाइमेट से। तो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, यानी कि जो सरफेस, अर्थ की सरफेस पे विंड्स का और प्रेशर का क्या रोल रहता है ये समझेंगे। अपर एयर सर्कुलेशन, मतलब ऊपर की एयर का सर्कुलेशन, जिसे जेड स्ट्रीम बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेस्टर्न साइक्लोन्स, डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसके 2 पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। एक क्या वेस्टर्न साइक्लोन्स क्या होते हैं, इनकी डिस्टर्बेंस किस तरह की से रहती है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे हम। और अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट क्या हमारा, प्रेशर एंड सरफेस। भाई प्रेशर और सरफेस क्या है, ये क्या है, जो हमारी अर्थ है ये है एन एपरेंट फोर्स। ये जो है एक एपरेंट फोर्स है कोज्ड बाय अर्थ रोटेशन, जो एक अर्थ रोटेशन से होता है। लेकिन ये क्या है, कोरियोलिस फोर्स, एक जो साइंटिस्ट था उसने, कोरियोलिस नाम था, उसने ये इस चीज को खोजा था, तो इसलिए इसके नाम पे ही पड़ गया कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स है क्या, ये एक ऐसा फोर्स है जो एपरेंट फोर्स है, और ये अर्थ के रोटेट होने की वजह से होता है। अर्थ का रोटेट मतलब अर्थ का रोटेशन कैसे है, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ। ये है, ये अर्थ रोटेट हो रही है, कहां से हो रही है, देखो ये हमारी ये होती है हमारी इस, मैं थोड़ा सा पेन का कलर यहाँ से दिख नहीं रहा है, शायद ये दिख जाए। ओके, तो ये हमारी होती है वेस्ट साइड, ये वेस्ट, ये होती है हमारी ईस्ट साइड। तो हमारा वेस्ट से ईस्ट की साइड में अर्थ क्या हो रही है, मूव हो रही है इस तरीके से। ये इसका एक्सिस होता है, ये यहाँ से एक्सिस होती है, इस एक्सिस पे मूव हो रही है इस तरीके से अर्थ। तो अर्थ का जो रोटेशन है, इस अर्थ के रोटेशन की वजह से ही क्या होता है, ये फोर्स होता है। जो कोरियोलिस फोर्स है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। लेकिन होता क्या है, इसके रोटेशन की वजह से विंड्स की डायरेक्शन कैसे हो जाती है वो हम समझेंगे। तो क्या है, द कोरियोलिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू डिफ्लेक्टिंग विंड्स, यानी कि ये जो हवा है, जो विंड्स है, उसको मोड़ने का काम करती है, डिफ्लेक्ट करने का काम करती है, टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। यहां से देखो, ये देखो क्या है, ये यहां से, ये है नॉर्थ, यह है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यह है साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब साउथ के ये आधा आधा हेमिस्फीयर कर देते हैं इसको, ये आधा हेमिस्फीयर, ये है हाफ हेमिस्फीयर, ये है। तो जो हेमिस्फीयर है, जो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, तो ये जो मूव हो जाती है विंड, जो मूव हो रही है ये वाली, ये दिख रही है, तो ये अर्थ के रोटेशन की वजह से कि कौन सी साइड में रोटेट हो जाती है, राइट साइड में, ये राइट साइड में रोटेट हो जाती है, क्योंकि हमारी अर्थ इस तरह से घूम रही है, तो हमारा जो हम इधर खड़े होंगे तो ये राइट साइड में रोटेट होंगी इस तरीके से, और ये लेफ्ट साइड में रोटेट होंगी। ओके, ये समझाना था बस, ठीक है। जो फोर्स होता है हमारा यही होता है, जो हमारे कोरियोलिस फोर्स जो है हमारा, वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। और जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें राइट साइड में विंड क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो हमारा साउथ हेमिस्फीयर है उसमें लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है। बस इतना ही है, और इसके क्या जानता है, फेरल लॉज के नाम से भी जाना जाता है, फेरल लॉज। आगे देखते हैं हम। अब आता है अपर एयर कंडीशन, इनमें क्या है, जेट स्ट्रीम कौन सी विंड्स होती हैं, जो अर्थ के सरफेस, मान लो जो अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है, इसके सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर जाकर के जो एक हवा ये चल रही होती है, विंड चल रही होती है, उनको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम, यानी कि दे आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ऊंचाई पर होती हैं, ठीक है। और जो ये ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि जो बेल्ट होती है, एक रीजन होता है, एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो उस रीजन में जो ये एयर चल रही होती है, तो उसी को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ओके,
अब आते हैं इसकी स्पीड की बात करते हैं। तो ये जो स्पीड है जेट स्ट्रीम की वो 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है एवरेज स्पीड। और विंटर में बात करें तो 184 की स्पीड हो जाती है। क्यों विंटर में इतनी ज्यादा हो जाती है? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। मोस्ट कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट रहती है वो लैटिट्यूड पर रहती है। और सब जो हमारा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यानी कि सब ट्रॉपिकल स्ट्रीम एरिया होता है। सब ट्रॉपिकल एरिया आपको पता ही है कौन सा होता है भाई। सब ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल एरिया के बाद में सब ट्रॉपिकल एरिया आता है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। ये है कुछ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली। यहाँ से सब ट्रॉपिकल जो जेट स्ट्रीम है ये इस तरीके से आती हैं, यहाँ से ये आ रही हैं, ये जेट स्ट्रीम है इस तरीके से चल रही हैं ये। और ये कुछ इस तरीके से चलती हैं ये ऐसे, ठीक है। ये ऐसे चलती है, मतलब थोड़ा सा लहरा का इस तरीके से थोड़ा सा लहरें ले लेके चलती है। ये इस तरह की स्ट्रीम होती है। और इनकी जो पोजीशन होती है, अगर पोजीशन की बात करें जेट स्ट्रीम की समर में और विंटर में, मतलब क्या होता है ये मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ समर की बात करें तो समर में इधर से चलती हैं, यहाँ से चलनी स्टार्ट कर दी है, यानी कि साउथ से स्टार्ट करती हैं। कहाँ? हिमालय की तरफ चलती हैं। ये हिमालय की तरफ जा रही है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल की साइड में जा रही हैं और अरेबियन सी से भी निकल रही हैं। और अरेबियन सी से इस तरीके से कुछ इधर से निकल जाती हैं, कुछ ऐसे घूम करके आती हैं इस तरीके से। तो ये सारी की सारी कहाँ से जाती हैं? ये विंटर की, ये समर की बात करें तो ये समर के जो समर वेदर होता है उसमें ये किधर चलती हैं? साउथ से हिमालय की तरफ। और जब विंटर की बात करें तो विंटर में इधर से आती हैं हमारी, क्या हिमालय से साउथ की तरफ चलती हैं। ये ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि इस तरीके से नॉर्थ से हिमालय की तरफ आती हैं। तो ये हमारी ये विंटर की हैं, ये वाली विंटर की हैं ये वाली। और ये वाली हमारी रेड वाली जो है ये समर की है, समर में इधर से चलती है। तो बस यही हो जाता है, ये जुलाई का है। अब वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टरबेंस, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पहले पढ़ेंगे। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टरबेंस इसको बाद में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये है क्या भाई, ये जो मेडिटेरियन सी है यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर जो हाई प्रेशर होने की वजह से, यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से क्या होती है, तो यहाँ से विंड्स निकलनी स्टार्ट करती हैं। क्योंकि यहाँ पर कोल्डनेस ज्यादा होती है, ये सारा जो मेडिटेरियन सी है यहाँ से हाई प्रेशर होता है और यहाँ से हाई प्रेशर से विंड निकलनी स्टार्ट होती है। और ये निकलती हुई इस तरीके से मूव करने लग जाती है। और ये टर्की से होती हुई है ना, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए और अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए इंडिया चली जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर इसमें ज्यादा से ज्यादा जो साइक्लोन्स हैं वो हिमालय उनको रोक लेता है। लेकिन कुछ साइक्लोन्स यहाँ पर आ जाते हैं जिनकी वजह से एक रेन यानी कि रेन शोवर, मतलब जो बर्फीली हवाएं, बर्फीली जो बारिश होती है कि नहीं, जैसे कश्मीर में होती है, कश्मीर वाले एरिया में। तो ये क्या नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये सारी की सारी इस तरीके से जो हवाएं आती है ये बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके आती हैं साथ में। क्योंकि यहाँ से तो हाई प्रेशर होती है लेकिन यहाँ से प्रेशर मॉइस्चर बहुत ज्यादा आता है। तो ये जो मॉइस्चर है ये बढ़ता चला जाता है ये हाई प्रेशर से। और यहाँ पर लो प्रेशर है तो ये इंडिया में आके मतलब फिर रेन होने लग जाती है। कैसी? बर्फीली रेन। तो ये है आपका जो साइक्लोन्स है, जिसका वेस्टर्न साइक्लोन्स बोलते हैं, जिसकी डिस्टरबेंस इंडिया में देखने को मिलती है कई बार। तो द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टरबेंस अवर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स, जो किसके सर्दियों के महीने में ये होता है, ब्रोट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन से ये निकल करके आती है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा भी डाल दिया पिक, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं भाई? जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर जो ज्यादा प्रेशर होने की वजह से जो एयर बहुत ज्यादा तेज चलती है यहाँ पर। क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन तो ये होता है बीच वाला, ये जो रेड रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के चारों तरफ होता है, इक्वेटर के दोनों साइडों में होता है। तो ये जो इक्वेटर है इसके दोनों साइडों में जो रीजन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। मैंने पीछे भी समझाया था, अभी कुछ देर पहले ही ट्रॉपिकल मैंने कहा था कि बीच का रीजन जो है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल के बीच का जो ट्रॉपिकल यानी इक्वेटर की दोनों साइडों का जो रीजन है वही क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से, कम लो प्रेशर होने की वजह से, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होगा। तो कम प्रेशर होने की वजह से सारी जो इधर की एयर है, ये सारी एयर जो ज्यादा यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होने की, तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है ये क्योंकि यहाँ पर ठंड है, यहाँ भी ठंड है। तो हाई प्रेशर से इधर से क्या आने लग जाती है, एयर आने लग जाती है। जो एयर आती है इस तरीके से घूम कर, तो ये ही है कि हमारा जो साइक्लोन होते हैं हमारे, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनको बोला जाता है, जो अर्थ पर आते हैं, वो बीचों बीच आते हैं, इस रीजन में आते हैं, ठीक है। ओक्योर ड्यूरिंग मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर में ही ज्यादातर ये आते हैं। इफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री, रेनफॉल, डिस्ट्रक्शन, फ्लड्स etc।
और इनका जो इफेक्ट पड़ता है कोस्टल रीजन पे ज्यादा पड़ता है, ठीक है ना। और चलो यहाँ से ये साइक्लोन्स की मैंने कुछ इमेज दिखाई है आपको। ये इस तरीके से साइक्लोन्स जो है चलते हैं, मूव करते हैं इस तरह से। ये एयर्स है कि एयर्स किस तरीके से मूव करती है। अब आते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अगर क्या होता है, जैसे मान लो मुंबई है, जो सी के आसपास के एरिया हैं, मान लो ये सी है, यहाँ पर ये सी है, तो इस पे के जो आसपास के एरिया हैं उस पर क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो जल्दी से चेंज नहीं होता, क्लाइमेट जल्दी से चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या, देखो एक चीज बता देता हूं मैं, जो लैंड है, लैंड वो जल्दी से गर्म नहीं होती, सॉरी जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। लेकिन वाटर है वो जल्दी से गर्म नहीं होता और जल्दी से ही ठंडा भी नहीं होता। तो क्या होता है, जो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है, जो सी के आसपास का टेम्परेचर है वो बहुत ही मॉडरेट रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है। ज्यादा देखो एकदम से ना ही तो ज्यादा गर्मी होती है ना ही ज्यादा ठंड होती है। जैसे मुंबई ले लो, गोवा ले लो, तो ये क्या है, सी के आसपास के एरिया है, तो यहाँ पर क्लाइमेट जल्दी से चेंज नहीं होता, वेदर जल्दी से चेंज नहीं होता, मतलब एक सा रहता है। आप देखोगे कि ठंड में ज्यादा ठंड नहीं होती, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं होती। लेकिन इसके अपोजिट आप आ जाते हो, दिल्ली में आ जाते हो, राजस्थान में आ जाते हो, तो राजस्थान में क्या होता है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, 52-55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। लेकिन इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे सी से आप डिस्टेंस कवर करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और जैसे जैसे क्या हो जाएगा, सी के करीब में रहेंगे आप, वहां पर मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, मतलब स्टेबल रहेगा। तो यही है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज इट्स मॉडरेटिंग फ्लुएंस डिक्रीज, यानी कि उसका जो मॉडरेटिंग फ्लुएंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मॉडरेट नहीं रहेगा। द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, यानी कि जो पीपल हैं वहां पर या तो जो बहुत ज्यादा गर्मी फील करेंगे जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होगी, या बहुत ज्यादा ठंड फील करेंगे। यह है सी के हिसाब से कैसे क्लाइमेट चेंज होता है। अब आते हैं कॉन्टिनेंटली कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब होता है कि जो कह सकते हैं जो समुद्र के आसपास के इलाके में किस तरीके से क्लाइमेट, मतलब वेदर को देखें या विंड को देखें, किस तरीके से प्रेशराइज होती है। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझो। मान लो क्या है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हुई, तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो क्या होता है, यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा जल्दी गर्म होती है। तो जब लैंड यहाँ पे गर्म हो जाती है तो यहाँ का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब कम प्रेशर हो जाता है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा जहां पर समुद्र के अंदर, तो समुद्र की जो एयर है वो क्या आने लग जाती है, वो इधर आने लग जाता है, यानी कि ठंडी एयर बाहर आने लग जाती है, लैंड की तरफ आने लग जाती है। और जो लैंड की गर्म एयर है वो ऊपर उठने लग जाती है, ऊपर उठ करके वो समुद्र की तरफ चलने लग जाती है। तो ऊपर की एयर समुद्र की तरफ चलने लग जाती है, जिसको बोलते हैं सी ब्रीज, ठीक है। यानी कि सी से जो एयर आती है तो सी ब्रीज बोलते हैं, लैंड से जब एयर जाती है तो लैंड ब्रीज बोलते हैं। तो ये है आपका जो कॉन्टिनेंटलिटी है, आपका क्या मतलब, जो समुद्र के अंदर, जो सी के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर मतलब प्रेशर हो जाता है, तो प्रेशर से एयर कहाँ आने लग जाती है, लैंड पे आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि लैंड में जो हो जाती है वहां प्रेशर कम हो जाने लग जाता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन वो जैसे ही रात होती है तो ये तो एकदम से ठंडा हो जाता है। मैंने कहा लैंड जल्दी ठंडी होती है, जल्दी गर्म होती है, लेकिन वाटर सी एकदम से ठंडा भी नहीं होता फिर, लेकिन ये एकदम ठंडी हो जाती है लैंड। तो लैंड जब ठंडी हो जाएगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जब प्रेशर लैंड पे ज्यादा होगा तो विंड इधर से चलने लग जाएगी, विंड नीचे से, है ना, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है तो विंड समुद्र की तरफ जाएगी, है ना, क्योंकि वहां प्रेशर कम मिलेगा, क्योंकि वो एकदम से ठंडा नहीं होता, टेम्परेचर यहाँ ज्यादा होगा फिर। तो इसलिए यहाँ से फिर क्या होने लग जाती है, लैंड से विंड जो है सी की तरफ चलने लग जाती है। और ऊपर से जब जैसे जैसे इसका प्रेशर यहाँ पे बढ़ता है करके, क्यों? क्योंकि ये ठंडा करेगा लैंड इसको, तो ये ऊपर से मतलब प्रेशर, ये वाली जो लैंड है यहाँ पर ठंडी हो गई, यहाँ प्रेशर से चलने लगी लैंड किसकी तरफ, सी की तरफ। तो यहाँ पर जो ज्यादा प्रेशर था तो ज्यादा प्रेशर की वजह से समुद्र की तरफ चली, और यहाँ पर कम प्रेशर की वजह से ऊपर उठ करके लैंड की तरफ आने लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये ठंडी होने लग जाती है, कम प्रेशर होती है, कम जो प्रेशर बढ़ने लग जाता है ठंड होने की वजह से। थोड़ा सा ध्यान, इतनी सिंपल सी बात है कि लैंड क्या हो जाती है, एकदम से गर्म होती है, एकदम से ठंडी होती है। जब गर्म होती है तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होता है तो प्रेशर कम होने की वजह से जो सी वाटर, जो सी क्या होता है, वो वहां पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो कम प्रेशर की तरफ आने लग जाती है, तो सी, इसलिए इसको सी ब्रीज बोलते हैं। और इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स का क्या मतलब है, जो समुद्र है आपके, तो समुद्र के अंदर क्या होता है, बहुत सारी क्या होती है,
कोल्डनेस होती है, हॉटनेस होती है, मतलब जो समुद्र में लहरें चल रही हैं, पानी चल रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो वहाँ से कोल्ड एयर मतलब प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर, प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पर, तो वहाँ से जो निकलती है एयर निकलने लग जाती है। लेकिन जहाँ पर हॉटनेस ज़्यादा है, तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, तो वहाँ पर आने लग जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि भी किस ओशियन में कहाँ पर जो है वो हॉटनेस ज़्यादा है, कोल्डनेस ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से उसके इलाके का क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये है, ये आपका ये एरिया है, तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये कम प्रेशर की तरफ चलने लग जाती है, ठीक है? यहाँ पर प्रेशर कम है, तो यहाँ से यहाँ आने लग जाती है एयर। तो ये जो है, ये सारी क्या है, करंट ओशन है। वार्म मतलब रेड हो जाएगी, कोल्ड मतलब ये वाली, ये कोल्डनेस है, यहाँ पर कोल्ड एरिया है, ये कोल्ड एरिया है, तो ये इधर आने लग जाती है, यहाँ पर ये हॉटनेस है। तो ये समझने की बात ये है कि भाई जो करंट ओशन है या ओशन करंट है, उसका मतलब ये है कि जो कोल्डनेस की तरफ से हॉटनेस की तरफ चलती है एयर आपकी, बस यही है। आगे देखते हैं हम रिलीफ। रिलीफ क्या है कि हाइट के हिसाब से, जैसे जो ज़्यादा हाइट बढ़ती है तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो फिर विंड भी उसी हिसाब से, वहाँ पर विंड का प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है हाइट बढ़ने के हिसाब से। तो हाई माउंटेन जो माउंटेन्स हैं एक्ट एज ए बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड। तो यहाँ से जैसे यहाँ से हॉट और कोल्ड विंड जो है, जो माउंटेन्स हैं, ये इसको बैरियर का काम करती हैं, रोकने का काम करती हैं। तो विंड साइड से केस प्रेसिपिटेशन, तो विंड से ही क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, विंड लेके कितनी आ रही है। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गहराई ज्यादा है, सी लेवल है, ये सी लेवल पर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, फिर और बढ़ेगा। ये माउंटेन्स में बहुत ज्यादा यहाँ बर्फ जमी होती है, क्यों? क्योंकि ज्यादा प्रेशर होने की वजह से। ये 6000 मीटर की डिस्टेंस है। तो ये हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको एक एक चीज बहुत बेहतर से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं, या किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं आप मुझे जरूर बताइए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।